सेक्युलरिज्म और जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। लेकिन उसी देश में आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी सत्ता के नीचे, एक ऐसी सरकार के नीचे अभी जी रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री हमारे देश के, हमारे एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट देश के प्रधानमंत्री अपने पहले भाषण में पार्लियामेंट में बोलते हैं कि आई ओ एवरीथिंग टू आरएसएस। और ये आरएसएस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये आरएसएस वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दिया था। ये आरएसएस वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू राष्ट्र बनाने में यकीन करती है और एक डेमोक्रेटिक देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं he owes everything to RSS। और उसी आरएसएस का एजेंडा हम देखते हैं कि आज सरकार किस तरीके से लागू कर रही है। एक स्टेट टेरर का माहौल इस देश में फैलाया जा रहा है, जिसका एक नमूना हम लोग कल देख चुके हैं जब कॉमरेड उमर पर हमला किया गया। कॉमरेड उमर पर जो हमला किया गया, उनको मारने की जो साजिश की गई वो कोई आइसोलेटेड साजिश नहीं है, वो कोई पहला इंसिडेंट नहीं है और शायद कोई आखिरी इंसिडेंट भी नहीं है इस देश में। जिस देश में दाभोलकर को, पंसारे को, गौरी लंकेश को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो फ्री थिंकर्स थे, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे। उसी देश में आज जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके ऊपर भी इसीलिए ही हमला हो रहा है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि 9 फरवरी में किस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो तब से हेट स्पीच के द्वारा एक माहौल कॉमरेड उमर के खिलाफ, कॉमरेड शैला के खिलाफ और कॉमरेड कन्हैया, हमारे जो अभी इलेक्टेड साथी है जिग्नेश मेवानी, उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल है क्योंकि गरीब की बात कर रहा है। ये कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने का सपना नहीं देख रहा है मोदी जी के साथ। इसीलिए 2 साल से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, दिल्ली में, मेन सिटी में, दिल्ली के सेंट्रल एरिया में पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर ये हमला किया जाता है, जो 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, जहाँ पे एक्चुअली ये एकदम सिचुएशन इमरजेंसी की तरह सिचुएशन सेफ्टी के लिए क्रिएट किया जाता है कि कुछ भी इस तरह की घटना वहाँ पे ना हो सके, और उस एरिया में कोई बंदूक लेके गोली चला देता है कॉमरेड उमर के ऊपर। और उसके बाद ये गोदी मीडिया कुछ भी नहीं बोलती है, कोई ये नहीं पूछता है कि वो कॉमरेड सही है कि नहीं है, कोई ये नहीं पूछता है कि उमर का हालत ठीक है कि नहीं है वहाँ पे, बल्कि हमारे इलेक्टेड लोग, मीनाक्षी लेखी बोलती है कि ये तो बस प्रोपेगेंडा है, ये तो ड्रामा क्रिएट किया गया है पॉपुलैरिटी के लिए। हमारी गोदी मीडिया, जी न्यूज़ के प्राइम टाइम चलाने वाले सुधीर चौधरी बोलते हैं कि उमर खाली झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा तो कोई गोली चला ही नहीं है। और आज पुलिस ने एक फोटो जारी किया है ये दिखाते हुए कि किसने कॉमरेड उमर के ऊपर हमला किया था। ये प्रोपेगेंडा 2 साल से चल रहा है और ये प्रोपेगेंडा जितने भी फ्री थिंकर्स हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ लगातार चल रहा है। और जो अभी प्रशांत भूषण कहकर गए कि एक अदरिंग का आदत है इन लोगों को, आरएसएस का यही एजेंडा है कि वो आपके सामने दुश्मन पैदा करता है। वो बोलता है कि तुम शिक्षा के बारे में बात करोगे तो मैं बोलूँगा देखो मुसलमान खड़ा है। वो बोलता है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए लड़ोगे, मुझसे मिनिमम वेज मांगोगे, किसानों का जो भी पैदावार होता है उसको बेचने के लिए कंफर्टेबल डिग्निफाइड दाम पे बेचने के लिए बोलोगे तो मैं बोलूँगा देखो दलित घोड़े पे चढ़ गया है। अगर महिलाओं की आज़ादी की बात करोगे तो मैं बोलूँगा कि देखो जीन्स पहन के निकली थी, इसका तो रेप होना चाहिए था। ये प्रोपेगेंडा, ये अदरिंग का एजेंडा हमेशा से आरएसएस फैलाता है। और कॉमरेड उमर पर जो हमला हुआ है, ये याद रखिए कि उनके खिलाफ ये पर्टिकुलर हेट स्पीच क्यों चलता है। वो इसलिए चलता है कि हाउ डेयर यू कि एक मुसलमान होकर तो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, हाउ डेयर यू कि एक मुसलमान होकर वो कितना ही खुद को कम्युनिस्ट बोलते रहे, लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग हमेशा उनको याद दिलाते रहते हैं कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे, तुम एक धर्म में पैदा हुए थे और जिस धर्म के खिलाफ
हमें प्रोपेगेंडा चलाना है, इसलिए उमर खालिद आतंकवादी है, इसलिए शैला रशीद आतंकवादी, और इसी कारण कल का हमला इतना ब्लेटेंट हमला हुआ। और ये कॉन्फिडेंस जो इन लोगों में आता है, जो हमलावरों में आता है, ये कहाँ से आता है? याद कीजिए, ये कॉन्फिडेंस तब से आता है जब अब्दुल को जला के मार दिया गया था लव जिहाद के नाम पे, और उसका वीडियो वायरल किया गया था सोशल मीडिया पे, और उसके जिसने उसको मारा था उसके पक्ष के लोग, उसको सपोर्ट करने वाले लोग, जो आरएसएस के लोग थे, जो बीजेपी के वीएचपी के लोग थे, वो इतना हिम्मत करते हैं कि हाई कोर्ट पर जाकर भगवा झंडा गाड़ देते हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक आदमी वीडियो में खुलेआम बोल रहा है कि मैंने मारा है और मैं और मारूंगा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। याद कीजिए, दादरी में जब मॉब लिंचिंग किया गया था पहले, जब ये बोलकर कि ये गाय बेचते हैं, ये गाय खाते हैं, ये बोलकर मॉब लिंचिंग किया गया था, तो उनके हत्यारे को तिरंगे झंडे में लपेटा गया। याद कीजिए कि झारखंड में जब मॉब लिंचिंग किया गया था, तो उनके हत्यारे को जब वो जेल से निकल रहे थे, तो हमारे इलेक्टेड सिन्हा जी उनको मालाएं पहनाकर बाहर लेकर आए थे कि वाह बेटा क्या काम करके आए। याद कीजिए कि कॉमरेड जाफर को राजस्थान में मार दिया गया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि खुले में महिलाओं को सोच करते हुए कैसे देख रहे हो, और बीजेपी के जो वहाँ के प्रशासन के लोगों को स्वच्छ भारत के लिए भेजा गया था, उन्होंने पीट कर कॉमरेड जाफर को मार दिया गया था, और इन सब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये कॉन्फिडेंस इन लोगों में वहीं से आता है। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारे कैंपस में नजीब अहमद नाम का एक नया लड़का गायब हो जाता है, और आज ये सीबीआई, जो पिट्ठू सीबीआई अभी प्रशांत सर ने बताया कि किस तरीके से एक करप्ट आदमी को सीबीआई का चीफ बनाया गया है, वो बोल देते हैं कि हमारे पास कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं है। उनको मारने वाले प्रोपेटर्स के खिलाफ इस कैंपस में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, वो लोग चुनाव लड़े थे, और जबकि ये रूल है लिंगों के हिसाब से कि अगर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया गया था। ये प्रोटेक्शन, ये संरक्षण सरकार दे रही है। ये संरक्षण किसी एक संगठन से नहीं आता है। ये संरक्षण से जो कॉन्फिडेंस आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि एक इलेक्टेड सरकार ये कॉन्फिडेंस कुछ हत्यारों को दे रही है। और ये हालत सिर्फ मुसलमानों के इस देश में नहीं, मुसलमानों के लिए पर्टिकुलरली गोवालकर जो आरएसएस के होते हैं वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो हिंदू धर्म अपनाना होगा, अगर हिंदू धर्म नहीं तो उनको हिंदू धर्म की प्रेज ही करनी होगी, उसका सिर्फ बड़ाई ही करना होगा, उसके अलावा उनको कोई सिटीजनशिप राइट नहीं देना चाहिए, उनको कोई भी रिस्पेक्टफुल डिग्निटी का स्पेस नहीं देना चाहिए। और इस विचारधारा से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और इसीलिए मॉब लिंचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये इकलौता तबका नहीं है दोस्तों, ये इकलौता तबका नहीं है इस देश में जो इस मोदी सरकार से परेशान है। आप लोग देखिए कि दलितों का इस देश में क्या हाल है। आप देखिए एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो घोड़ी पर बैठने की जुर्रत करता है। एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि अपनी वो गाय एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, उनको भरे चौराहे पे एक पोल से बांध के 5 नौजवान लड़कों को बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसकी वीडियो वायरल की जाती है। आप देखिए SC/ST एक्ट को किस तरीके से डाइल्यूट किया गया है कि अगर पहले कोई भी इस तरीके का अत्याचार दलितों के खिलाफ होगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर अभी मोदी सरकार बोल रही है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो, प्रूव हो गया तो ठीक। ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कितने केसेस का इन्वेस्टिगेशन प्रूव होता है। हमारे कॉमरेड्स को जिनको बहुत 2 साल तक कोर्ट में दौड़ाया गया कि उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज है, लेकिन फाइनली कोर्ट भी ये बोल दिया कि आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं प्रूव कर पा रहा था, तब उनको छोड़ा गया। लेकिन कितने ऐसे हाइप केसेस होते हैं जहाँ पे एक्चुअली पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करे। कोई इस तरीके के केस होते हैं जहाँ पे पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेता, जो हमने नजीब के मामले में देखा। आप चले जाइए FIR करवाने, आपकी FIR पहली बार में दर्ज नहीं होगी। ये रवैया प्रशासन का रहता है और कोर्ट बोल रहा है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट इसीलिए बदल रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और वो जिस मेजॉरिटी के साथ अन्याय कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यही हाल इस देश में महिलाओं का है।
यही हाल हम लोग देख रहे हैं कि देश में महिलाओं का है। जब कठुआ में, उन्नाव में और मुजफ्फरपुर में रेप होता है तो हमारी सरकार की चुप्पी नहीं टूटती है। हमारे इलेक्टेड मेंबर्स रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकालते हैं और उनकी पोजीशंस उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में एकदम इंटैक्ट रहती है, बल्कि उन लोगों को प्रमोशन दिया जाता है कि वाह बेटा क्या काम किए हो, कि महिलाएं तो सेकेंडरी सिटीजन्स होती है, उनको हमेशा दबा के रखना चाहिए। वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला आपके सामने मुंह खोलती है तो उसको सुबह शाम 2-2 लप्पड़ लगाना चाहिए, तभी वो औकात में रहेगी। और यही फॉलो करते हैं ये लोग। इसीलिए जब किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जब किसी महिला के साथ रेप होता है, तो वो बहुत बड़ी बात इन लोगों को नहीं लगती है। इसीलिए खुलेआम आकर ये लोग बोल पाते हैं कि हम लोग रेपिस्ट के साथ खड़े हुए हैं, और इस देश में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए इस देश में रेपिस्ट के अंदर, इसीलिए इस देश में हत्यारों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है। और हमारे कैंपस का हाल दूसरा नहीं है साहब। हमारे कैंपस में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से जीएस कैश जैसी एक बॉडी को खत्म कर दिया जाता है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरीज करती है और किसी भी प्रशासन के दबाव में नहीं आती, उसको खत्म कर दिया जाता है। और उसके खत्म करते ही आईसीसी के पहले 2 जो केस होते हैं उनका रिपोर्ट देखिए आप। आईसीसी के पास 2 केस जाता है। जो पहला केस होता है वो अतुल जौहरी के खिलाफ होता है, जिसके खिलाफ 8 लड़कियों ने कंप्लेन किया है कि उसके लैब में जितनी लड़कियां थी सबने ये बोला कि ये आदमी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। और वो केस कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने बोला है कि उनको वार्डनशिप से हटाया जाए, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। वो अभी भी यहीं रहते हैं, इस बगल वाले कोर्ट। उनको आईसीसी जब रिपोर्ट निकालता है तो क्लेम करता है, उनको आईसीसी बल्कि जो जिन महिलाओं ने कंप्लेन किया था उनको बोलता है कि उन सारी महिलाओं को रस्टिगेट कर देना चाहिए। आईसीसी के पास दूसरा केस जाता है लामा के खिलाफ, जो एक प्रोफेसर होते हैं एसआईएस के, उनके खिलाफ भी मल्टीपल कंप्लेंट्स था। उसमें आईसीसी महिलाओं को थ्रेट करता है कि हाउ डेयर यू कंप्लेन, हाउ डेयर यू कि तुमने कंप्लेन आकर दर्ज किया, तुमने सोशल मीडिया पे कैसे लिख दिया कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो गया है। ये प्रेसिडेंट इस कैंपस में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वाइस चांसलर और उनके पिट्ठू बैठाए हुए नॉमिनेटेड आईसीसी के लोग। और ये हालात देश भर में है। देश की लड़ाई और बाहर की अंदर की लड़ाई बहुत अलग अभी बची नहीं है दोस्तों। हमने देखा किस तरीके से सरकार लगातार एजुकेशन पे हमला कर रही है। हमारे ही कैंपस में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। हमारे ही कैंपस में एमफिल पीएचडी में जो 2000 बच्चे आते थे, अब वो गिने चुने 500 बच्चे सिर्फ इस बार आए हैं। पिछली बार 100 भी नहीं आए थे, 75 बच्चे आए थे। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए ये कैंपस जाना जाता है, अपने इंक्लूसिव बिहेवियर के लिए, अपने इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के लिए, कि यहाँ पे एक लौता ऐसा कैंपस होता था जो 250 रुपये में एक अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहा था, जो रिजर्वेशन लागू कर रहा था, उसको सिरे से ख़त्म करने की कार्रवाई हमारे वाइस चांसलर करते हैं। वो ना टीचर से मिलते हैं, ना ही किसी स्टूडेंट से मिलते हैं, वो ना ही किसी स्टाफ के मेंबर से मिलते हैं। अगर उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो उनसे भी नहीं मिलते। ये इस डेमोक्रेसी का हालत इस देश में, जहां मोदी जी ने जिस तरीके से देश में बनाया है, वही वाइस चांसलर ने इस कैंपस में बनाया। इसीलिए आज ज़रूरी है कि जब कल 15 अगस्त सेलिब्रेट करने जाएंगे तो उस आज़ादी के मायने समझिए। उस आज़ादी के मायने समझिए कि अगर कॉमरेड उमर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भाषण देने जाते हैं तो बिना डर के वो जा सके। उनकी माँ उनको घर में बंद करके सिर्फ इसीलिए ना रख पाए कि मेरे बेटे के ऊपर आज गोली चली थी। उस आज़ादी का मतलब समझिए कि जब आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो कोई आपको पलट के सिर्फ अपनी बात से ही जवाब दे, आपको मारने पीटने न लगे। उस आज़ादी का मतलब ये समझिए कि आपके फ्रिज में क्या खाना रखा हुआ है, ये किसी के बाप का लेना देना नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है। आप अपने घर में किस भगवान को पूजते हैं, आप अपने घर में किस प्रभु को, किस अल्लाह को, किस जीसस को मानते हैं, ये आपका मैटर है, ये किसी के बाप का मैटर नहीं है। कोई भी इस वजह से आके आपको नहीं मार सकता। उस आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए। उस आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कि अगर बीएचयू की लड़की ये बोल रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये बोल रही है कि मेरा प्रशासन कोई कार्रवाई करे, तो उसको ये ना बोला जाए कि 6 बजे बाहर निकलेगी तो तुझे तो छेड़ा ही जाएगा।
तू तो बदचलन है, तू तो कैरेक्टरलेस है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। और किसी लड़की को कहाँ छेड़ा। अगर लड़कियां बाहर आंदोलन करने के लिए निकल रही है तो उसको ये ना बोला जाए कि पिज्जा पार्टी कर रही थी। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है तो उनको डिबार ना किया जाए यूनिवर्सिटी से। वो यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे जो सबके लिए इंक्लूसिव हो पाए, जो सबके लिए इक्वल हो पाए। ये आज़ादी का मतलब 15 अगस्त से समझिए। जो भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि एक सत्ता गई और दूसरी सत्ता आके बैठ गई, कि काले लोग गोरे रंगूर चले जाएंगे और काले रंगूर आके बैठ जाएंगे। ये आज़ादी का मतलब नहीं है। आज़ादी का मतलब तब है जब आदमी पे आदमी का शोषण खत्म हो, और वो शोषण लगातार बढ़ रहा है। अभी प्रशांत सर ने हमारे सामने एकदम बात रखा कि किसकी एक्चुअली ये सरकार है। हम देखें तो एक्चुअली सरकार ने पिछले 4 साल में किसके लिए काम किया है। चाहे वो अमित शाह का बेटा हो जिसका अचानक से प्रॉफिट 500-600 करोड़ हो जाता है 50 करोड़ की कंपनी का, चाहे वो अदानी अंबानी हो जिनके एग्जिस्टेंस में कभी कोई कंपनियां होती ही नहीं, हफ्ता भर में कंपनी बन जाती है और हफ्ता भर में उसको करोड़ों के प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। और जहाँ पे इस देश में किसानों का ये हालत है कि उसको 600-700 किलोमीटर चल के आना पड़ता है सिर्फ ये डिमांड मनवाने के लिए कि आपने बोला था आप मेरा कर्ज माफ़ करेंगे, अभी तक किए क्यों नहीं है। जहाँ पे देश भर के मजदूरों को दिल्ली में आके 3 दिन लाखों मजदूरों को जंतर मंतर पे बैठे रहना पड़ता है और उस पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। और वो मजदूर बस बोल रहा होता है कि मुझे मिनिमम वेज का अधिकार दो, मेरा पीएफ फंड मुझे दिया जाए। जहाँ पे महिलाएं सड़क पे उतर के बस ये बोल रही है कि मुझे उतना ही इंसान समझा जाए जितना किसी पुरुष को समझा जाता है। ये इस देश की आज़ादी का मतलब होगा, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, जिसको अभी कुछ दिन पहले कुछ संघियों ने जलाया, जिसको अब कुछ दिन पहले उन्होंने जला के एक्चुअली 70 साल में ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ मनुस्मृति को मानने वाले लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाए और दिल्ली में जलाए, हार्टलैंड में जलाए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जलाए, लेकिन कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। और इसीलिए इन लोगों को इतना हौसला मिल रहा है कि ये